तो कॉपी और पेन निकाल लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे। जैसा कि आपको इस फोटो को देख के पता चल रहा है कि ये लॉस एंजलिस के अंदर जो आग लगी है, जिसको हम लोग वाइल्ड फायर बोल रहे हैं, उसकी फोटो है। कई दिनों से आप न्यूज़पेपर वगैरह में, न्यूज़ चैनल्स पे, सोशल मीडिया पर इस तरीके से देख रहे होगे कि वहां पर आए दिन कोई ना कोई न्यूज़ आ रही है और वो आग जो है उस पर कंट्रोल कर ही नहीं पा रहे हैं। तो इस पूरे वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ये आग लगी क्यों और इतनी ज्यादा भीषण आग कैसे लग गई। अब हम लोग अमेरिका जैसे ही नाम आता है तो हम लोग जानते हैं कि वर्ल्ड का सुपर पावर है। जीडीपी के टर्म्स में बात करें, इकोनॉमी के टर्म्स में बात करें तो बहुत ज्यादा ऊपर है, ठीक है। टेक्नोलॉजी में बहुत जिसको बोलते हैं अग्रणी देश है। तो उन सब चीजों के बावजूद यहां पर ऐसे दृश्य देखने को मिल रहे हैं। जैसे आप देखोगे कि एक सैटेलाइट का अगर व्यू आपको दिखाऊं तो एक टाइम पर आप देखिए, ये जो आप रेड रेड कलर से देख रहे हैं, येलो कलर से, ये पूरा ये लॉस एंजलिस में वो पोर्शन है जहां पर इस तरीके से वाइल्ड फायर फैली है। तो दिन के समय इस तरीके से धुआं उठता आपको दिखाई देगा। तो आप देख के सोच सकते हो कि कितनी ज्यादा इसका एरिया कितना ज्यादा है, ठीक है। हाँ जी। अब इस मैप को, इस फोटो को जरा देखो ध्यान से, तो आप वहां पे जो तबाही हुई है, वहां पे जो नुकसान हुआ है, उसका शायद अंदाजा लगा पाओ कि यहां पर आपको घर की एक दीवार का ना, अभी बात करी जाए कि 1 मीटर दीवार की जो दीवार होती है घरों की, वो नहीं दिख रही है। सब कुछ जल के एकदम राख हो चुका है। इसमें कितनी सारी गाड़ियां ऐसी होंगी, कितने सारे घर ऐसे होंगे जो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं। बिलियन ऑफ डॉलर्स का यहां पर नुकसान हो चुका है अगर इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, ठीक है। तो ये सारी फोटो जो है आपको दिखा रही होंगी कि ये जो डिजास्टर है वो किस लेवल का डिजास्टर है, कितना वर्स्ट है, कितना ब्रूटल है। वंदना, वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ ज्योति, अब पहले से बेटर है, ठीक है। कामिनी पांडे, वेरी गुड मॉर्निंग। हिंदी सॉन्ग्स फॉर यू, गुड मॉर्निंग आपको भी। आ जाइए जल्दी से। तो मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज कॉपी और पेन लेके बैठिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। हो सकता है कि आपने पहले से ही यूट्यूब में कोई ना कोई वीडियो इसके ऊपर जरूर देख लिया होगा। नहीं देखा है तो बहुत अच्छी बात है, देखा है तो और भी अच्छी बात है, रिवीजन हो जाएगा। नहीं देखा है तो बेसिक से आपको सारी चीजें इस वीडियो में समझाऊंगा। तो ये वीडियोस, ये फोटोज देख के आपको समझ में आ गया होगा कि वहां पर जो वाइल्ड फायर है उसकी स्थिति कैसी है। तो बहुत ज्यादा भयावह वाइल्ड फायर वहां पर है, ठीक है। अब इस पूरी घटना में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज सामने आ रही है, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ये हुआ क्यों, ऐसा क्यों हुआ। तो जैसे एक हिंदी में कहावत होती है ना, आग में घी डालने वाली बात। तो यहां पर आग में जो घी है वो कौन डाल रहा है, वो डाल रही है सेंटा एना विंड्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, आरओ में डायरेक्ट प्रश्न आ सकता है, यूपी पीसीएस 2025 में डायरेक्ट प्रश्न आ सकता है। सेंटा एना विंड्स, आपको पता है लोकल विंड्स में प्रश्न आते हैं। आपने घटना चक्र वगैरह लगाई होगी, पीवाईक्यूज देखे होंगे, तो उसमें आपने देखा होगा मैचिंग करने को आता है। एक तरफ स्थानीय पवनें, लोकल विंड्स होती हैं, एक तरफ उनके देशों के नाम होते हैं। ये कहां पर है, काल बैसाखी कहां है, नॉर्वेस्टर कहां है, चिनूक कहां है, हरमट्टन कहां है, खमसिन कहां है, राइट। तो अब याद रखना है, सेंटा एना विंड्स की बात कर रहे हैं तो ये कहां पर, यूएसए में। यूएसए के अंदर स्पेसिफिक लोकेशन कहां पर, कैलिफोर्निया में, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर इस हेडिंग को मैंने केवल इसलिए कवर किया है बिकॉज आपको पता चलेगा एक कारण जो वाइल्ड फायर का है, उसमें से वो कारण है सेंटा एना विंड्स। आग में इन्होंने घी का काम किया, इन्होंने कैटलिस्ट का काम किया, उत्प्रेरक का काम किया है, ठीक है। इस मैप को जरा ध्यान से देखो। मैपिंग के लिहाज से ये पूछ सकते हैं आपसे कि भाई इस तरीके के जो शब्द हैं वो कहां पर प्रयोग करे गए। जैसे कि आप देखोगे यूएसए का मैप है, यहां पर लिखा हुआ है हर्स्ट फायर, ठीक है, लीडिया फायर, कैनेथ फायर, पैलिडेस फायर, यहां पर लिखा हुआ है ईटन फायर, ठीक है। सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है वो कहां पर हुआ है, पैलिसडेस फायर में, ठीक है। आप देखोगे कितना एकड़ का एरिया जो है वो यहां पर जल चुका है इस आग के अंदर। तो सबसे ज्यादा अगर आग का फैलाव है वो यहां पर देखने को मिला है। पैलिसडेस, कैनेथ, हर्स्ट, लीडिया, ईटन, मोस्ट इंपॉर्टेंट लोकेशन से याद रखना है। अब इसके आगे फायर लिख दिया तो तुम्हें क्या लगता है एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बना के पूछा जाएगा? नहीं, वो ऐसे पूछेगा कि ये फायर हटा देगा हर्स्ट, कैनेथ, पैलिसडेस, ईटन। हाल ही में बहुत ज्यादा चर्चा में रहे थे ये
किस वजह से चर्चा में है। तो अगर आपने एक बार भी इसको देखा होगा न्यूज में, अभी आपने देख लिया, जितने भी स्टूडेंट अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो डेफिनेटली मैं उम्मीद करूंगा कि वो जरूर समझ जाएंगे, अच्छा पेल्फिडेस की बात हो रही है, ईटन की बात हो रही है, केनेथ की बात हो रही है। तो ये वाइल्ड फायर्स के नाम थे, ये उस जगह के नाम थे जहां पर सबसे ज्यादा आग जो है वो पकड़ देखने को मिली है। दूसरी चीज, जरा एक चीज, जरा इनकी लोकेशन को देखो और अपने माइंड में ना इसको ऑब्जर्व करो यार, ये चारों तरफ इस तरीके से एक बाउंड्री टाइप की नहीं बन रही है। यहां पर आपका लॉस एंजलिस शहर आता है, ठीक है, वर्ल्ड के सबसे महंगे शहरों में, वर्ल्ड के सबसे हाई सोसाइटी जो है वो यहां पे रहती है, जो सबसे अमीर लोग हैं, एलीट क्लास लोग हैं, वो यहां पर रहते हैं। और यहीं पर आपका आता है हॉलीवुड, यहीं पर आपका आता है बेवरी हिल्स। हॉलीवुड की मूवीज आप देखते हो तो लोग, ये टूरिज्म का स्पॉट भी है। लोग यहां पर, जैसे आपने देखा होगा एक हॉलीवुड इस तरीके से पहाड़ पे लिखा रहता है, तो बहुत सारी मूवीज की शूटिंग वगैरह होती है तो वो देखने लोग जाते हैं। बहुत सारे सेलिब्रिटीज के यहां पर बंगले हैं, इंडियन सेलिब्रिटीज के यहां पर घर हैं, ठीक है, जो हॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेसेस हैं उनके घर हैं। तो काफी ज्यादा महंगी प्रॉपर्टी कही जाती है बेवरी हिल्स, काफी ज्यादा महंगा शहर कहा जाता है लॉस एंजलिस। तो उतने महंगे शहर में, इतने पॉश शहर में इस तरीके की घटना को यहां पर देखा जा रहा है। तो आप देखोगे चारों तरफ से इस तरीके से लॉस एंजलिस घिरा हुआ है, तुम कहां से बचा सकते हो? तो तुम्हें बचाने में भी बहुत ज्यादा मेहनत और मशक्कत लगेगी यहां पर, ठीक है। हर तरफ से आग जब घिर रही है और ये आग धीरे धीरे इस तरीके से फैल रही है, ये एरो का डायरेक्शन याद रखना, ये ज्योग्राफी अभी बताने जा रहा हूं तुमको जब इसके कारणों के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो मेरे को बताओ, इतना मैप सबके आंखों के सामने क्लियर हो गया? 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, इस मैप को ध्यान से देखो और इसका एक स्क्रीनशॉट अपने दिमाग में रखना, ठीक है। दीक्षा, ललिता, वेरी गुड मॉर्निंग। चलो, अब समझ में आ रहा है तुम्हें? तो लॉस एंजलिस कहां पर है, उसके चारों तरफ क्या है, क्या लोकेशन थी, कैसी लोकेशन थी, तुम्हारे समझ में आई, ठीक बात है। चलो आगे बढ़ते हैं, एक एक करके थोड़ा सा आगे बढ़ते रहते हैं। बिना ज्योग्राफी जाने हम कैसी बातें करेंगे? वो तो बातें हो गई रटने वाली, वो तो बातें हो गई कि ठीक है कहीं से हमने देखा, कुछ चीजों को कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। हमें चीजों को समझना है ना? अच्छा, लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया यूएसए, डायरेक्ट आप यूएसए के मैप में पहुंचते हो। जरा एक बार लॉस एंजलिस शहर को ध्यान से देखो, ये लॉस एंजलिस शहर है, ये कैलिफोर्निया का इलाका है। इसी के ऊपर आप थोड़ा सा जाएंगे तो वहां पर आपको सैन फ्रांसिस्को देखने को मिलेगा। सैन फ्रांसिस्को वही जगह है जिसको सिलिकॉन वैली है, जहां पर वर्ल्ड की टॉप मोस्ट आईटी कंपनीज के हेडक्वार्टर हैं। जैसे आप अगर इंडिया की बात करते हो तो इंडिया में आप बैंगलोर को बोल रहे हो ना कि सिलिकॉन वैली है, इंडिया का सिलिकॉन वैली है, तो वैसे ही तो आईटी का हब कहा जाता है सैन फ्रांसिस्को को। यहां पर पड़ता है लॉस एंजलिस शहर, जो मैंने आपको इसके लिए बताया। तो लॉस एंजलिस को देखोगे तो यहां पर पूरा आपको ये पूरा पैसिफिक ओशियन देखने को मिल रहा है ना? प्रशांत महासागर देखने को मिल रहा है। तो तट के किनारे का इलाका है, बीच के किनारे का इलाका है, तो लोग यहां पर घर लेते हैं, बहुत महंगी प्रॉपर्टी होती है, तो बहुत जो पैसे वाले लोग हैं वो यहां पर अपने जिसको बोलते हैं ना कि फार्म हाउस, इस तरीके से बंगले बना के रहते हैं। चलो अच्छी बात है, जरा इसकी लोकेशन को ध्यान से देखो, ठीक है। लॉस एंजलिस के जस्ट ऊपर आप देखोगे यहां पर एक माउंटेन्स पड़ते हैं, इस तरीके से माउंटेन्स है जिसका नाम है सेंटा मोनिका। लॉस एंजलिस के जस्ट साउथ में माउंटेन पड़ेंगे जिसका नाम है सेंटा एना। दिख रहा है सबको? सेंटा मोनिका ऊपर है, सेंटा एना इधर है। इधर भी आप देखोगे तो इधर की तरफ अगर मैं आपको बताऊं तो पूरा यहां वाला रीजन जो है, अभी मैप में मैं दिखाऊंगा, अभी आपको केवल बता रहा हूं, ये वाला जो इलाका है उसी को बोलते हैं ग्रेट बेसिन, और ये पूरा डेजर्ट एरिया है। ये पूरा कैसा है? मरुस्थल का एरिया है। मरुस्थल के एरिया के इधर अगर बात करोगे तो इधर जो माउंटेन रेंजेस आते हैं उनका नाम है रॉकी, ठीक है ना? यूएसए में पढ़ा होगा आपने, रॉकी माउंटेन रेंजेस। यहां पर आप देखोगे रेंजेस आते हैं तो उनका नाम है सिएरा नेवादा। सिएरा नेवादा, उधर आ रहा है रॉकी, इधर आ रहा है सिएरा नेवादा। यहां पर ग्रेट बेसिन डेजर्ट है, पूरा मैदानी इलाका है, मरुस्थल इलाका है, डेजर्ट। खुशी, वेरी गुड मॉर्निंग। तो अभी आपको इतना लोकेशन आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। जरा इस मैप को भी देखते हैं, जितना मैप देखेंगे उतना और चीजें क्लियर होंगी। ये रहा कैलिफोर्निया जो स्टेट है, उसके अंदर यहां पर आ रहा है लॉस एंजलिस आपका, ठीक है। मैं दूसरे पेन से बनाता हूं शायद आपको दिखे। ये है आपका लॉस एंजलिस, ठीक है, इतनी चीज दिखाई दे रही है। तो लॉस एंजलिस आपको दिख रहा है, ये पूरा पैसिफिक ओशियन से घिरा इलाका है, कोस्टल का इलाका है, और इतनी बड़ी वाइल्ड फायर। देखते हैं, जरा समझते हैं इस चीज को, समझते हैं। ये मैप समझ में आया आपको? इसके पहले वाला मैप समझ में आया?
अब जरा देखो, ये छोटा सा आपको दिख रहा है लॉस एंजलिस, यहां पर दिख रहा है ये इलाका, ठीक है। ये पूरा कैलिफोर्निया स्टेट है। यहीं पर आपको ग्रेट बेसिन देखने को मिलता है, इसके इधर में रॉकी माउंटेन्स हैं, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे ये मोजावे डेजर्ट है, तो ऐसे ग्रेट बेसिन डेजर्ट का इलाका है यहां पर। और यहां पे पड़ रहा है लॉस एंजलिस, ये आपका पैसिफिक ओशियन है, ठीक है। 3-4 बार मैं आपको मैप दिखा रहा हूं ये चीज। ये है रहा सैन फ्रांसिस्को, जिसको सिलिकॉन वैली के नाम से जानते हैं। यहां पे पूरी माउंटेन रेंजेस आपको देखने को मिलेंगी। ये कोस्ट रेंज है ना, कोस्ट रेंज। उधर की तरफ रॉकी रेंज है, इधर सियरा नवादा है, इसके उधर आप देखोगे सेंटा मोनिका है, इसके इधर कौन सी है, सेंटा, जिसको बाल कर रहे हैं सेंटा एना रेंजेस, अभी आपने देखा यहां पर, ठीक है। इसके इधर सेंटा माउंटेन्स है, इसके इधर जो है वो सेंटा एना है, यहां पर मोनिका, यहां पर एना, यहां पर पूरा सियरा नवादा है, वहां पर रॉकी है। चलो अब जरा चीजों को समझते हैं, अब आएगी बात समझने वाली। आपको एक पहले यूएसए का मैप दिखाता हूं, थोड़ा सा परिचय कराता हूं इनके साथ। ये यूएसए का मैप आपको दिख रहा है, ये कैलिफोर्निया शहर है, ठीक है। ये कैलिफोर्निया शहर है। अब ध्यान से देखना, ये जब तुम यूएसए के अक्षांश को देखोगे तो ये 30 डिग्री है, ये आपका 40 डिग्री है, ठीक है। तो तुम्हें अब यहां पर थोड़ा सा पवनों के बारे में जानना होगा, थोड़ा सा विंड्स के बारे में जानना होगा। तो यहां पर देखोगे तो 30 डिग्री से नीचे, अगर मैं एक बार तुम्हें यहां पर पहले पढ़ा दूं, उसके बाद तुम्हें और अच्छे से यह चीज क्लियर हो जाएगी। यहां पर देखोगे ये 0 डिग्री होता है, ये आपका 30 डिग्री नॉर्थ है, ये आपका 60 डिग्री नॉर्थ है, ये आपका 90 डिग्री नॉर्थ है। बड़े ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, पूरा टॉपिक एकदम क्रिस्टल क्लियर कराऊंगा। यहां पर हमको ज्योग्राफी के बेसिक्स में पढ़ाया गया था कि जो परमानेंट विंड्स होती हैं, यानी कि स्थायी पवनें होती हैं, वो पूरे वर्ष भर एक ही जगह पर चलती हैं। जैसे कि आप देखोगे यहां पर 30 डिग्री पर रहता है हाई प्रेशर और 0 डिग्री पर लो प्रेशर। यहां पर आप देखोगे तो लो प्रेशर और यहां पर हाई प्रेशर, टोटल 7 प्रेशर बेल्ट्स होती हैं। 30 डिग्री पर हाई प्रेशर है, इस चीज को ध्यान रखना, और ये चीज तुमने ज्योग्राफी में पढ़ी होगी, ठीक है। तो यहां पर आप देखोगे इस तरीके से विंड्स फ्लो करती हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं ट्रेड विंड्स। हिंदी में इसको बोलते हैं व्यापारिक पवनें, ठीक है। इन्हीं को हम लोग बोलते हैं व्यापारिक पवनें। जब इसके ऊपर की बात करते हो तो यहां पर पवनें इस तरीके से फ्लो करती हैं, ठीक है। इन्हीं को हम लोग बोलते हैं, ये देखोगे ये क्या है, ये है वेस्टर्लीज। इन्हीं को हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पछुआ पवनें, ठीक है। तो पछुआ पवनें किसको बोल रहे हैं, ट्रेड विंड्स किसको बोल रहे हैं, इतनी चीज तुम्हारी समझ में आई। फिर यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर ये पवनें चलती हैं, इन्हीं को बोलते हैं, इंग्लिश में बोल देते हैं पोलर विंड्स या पोलर ईस्टर्लीज, है ना। इन्हीं को बोलते हैं ध्रुवीय पवनें। तो अब देखो इसको वेस्टर्लीज बोल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये वेस्ट से ईस्ट में जा रही है। ये कहां से जा रही है, वेस्ट से ईस्ट में। तो जहां से पवन आ रही होती है वहां से उसका नाम दे देते हैं, तो इसको बोल रहे हैं वेस्टर्लीज। और ये किसके किसके बीच में चल रही है, 30 और 60 के बीच में। याद रखना इस चीज को, ये किसके बीच में चल रही है, 30 और 60 के बीच में, ठीक है। अब जरा देखो यहां पर ये 30 डिग्री है और ये आपका 50 डिग्री है। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे और ऊपर की तरफ जाओगे तो 30 से 60 डिग्री के बीच में जो विंड चल रही होंगी उनका कुछ डायरेक्शन ऐसा होगा, उनका कुछ डायरेक्शन ऐसा होगा, ठीक है। और यहां पर इनका नाम क्या होता है, इनको क्या बुलाते हैं, इनको बुलाते हैं वेस्टर्लीज। इनको क्या बुलाते हैं, पछुआ पवनें। इनको क्या बुलाते हैं, पछुआ पवनें। यहां पर है विशालकाय प्रशांत महासागर, बहुत विशाल प्रशांत महासागर। तो प्रशांत महासागर है, पैसिफिक ओशियन है, तो जाहिर सी बात है जहां पर पानी होगा तो सूर्य की रोशनी जब उसमें पड़ रही होगी तो उसमें इवेपोरेशन होगा, वाष्पीकरण होगा। तो यहां पर बहुत सारी जलवाष्प की मात्रा तुम्हें देखने को मिलेगी। यहां पर बहुत सारी, यहां पर आप देखेंगे तो पवनें किस तरीके से चल रही हैं, मैं फिर से बना देता हूं, इस तरीके से पवनें चल रही हैं। ये वेस्टर्लीज है ना। यहां पर आपका पैसिफिक ओशियन देखने को मिल रहा है। तो यहां पर आप पूरा देखोगे बहुत बड़ा पैसिफिक ओशियन है। तो यहां पर लगातार इवेपोरेशन हो रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है, तो वाटर वेपर बहुत ज्यादा है। तो यहां से जब विंड ऐसे जाएगी यूएसए के ऊपर, तो यूएसए के ऊपर जाते ही क्या करेगी, उसके पास बहुत ज्यादा वाटर वेपर होगा, वो विंड वेट होगी,
यानी कि उसमें आर्द्रता बहुत होगी। तो आर्द्रता बहुत होगी तो यहां पर वो जाती है। जब यहां पर जाती है तो ध्यान से देखना, यहां पर आपको देखने को मिला था लॉस एंजलिस, ठीक है, उसके ऊपर था सेंटा मोनिका, यहां पर थे सेंटा एना, यहां पर था पूरा सिएरा नवाडा। अब क्या होता है ध्यान से देखो, जब ये विंड ऐसे करके जाती है ना, तो जो सबसे पहले यहां पर आप देखेंगे, आपने ये चीज पढ़ी होगी कि जब कोई विंड इस तरीके से जा रही है तो पर्वत के साइड में जब विंड ऊपर चढ़ती है तो यहां पर बनाती है क्या, बादल, और यहां पर होता है रेनफॉल। यहां पर क्या होता है, रेनफॉल, यहां पर होगी वर्षा। मगर जैसे ही विंड पर्वत के अपोजिट साइड जाएगी तब तक उसकी ह्यूमिडिटी पूरी तरीके से लॉस हो चुकी होगी, उसकी जो ह्यूमिडिटी है वो पूरी तरीके से लॉस हो चुकी होगी। तो यहां पर क्या बनेगा, यहां पर बनेगा रेन शैडो रीजन, रेन शैडो रीजन यानी वृष्टि छाया क्षेत्र। यहां उसके पास कुछ जलवाष्प है नहीं तो वर्षा कैसे करेगी। और दूसरा क्या है, यहां से जब विंड नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है तो उसका टेम्परेचर घटता है, राइट, उसका टेम्परेचर क्या होता है, घटता है। तो विंड क्या होती है, कंप्रेस होती है, ठीक है, विंड के जो पार्टिकल्स हैं वो पास पास आते हैं। और जब विंड ऊपर से नीचे की तरफ आती है तो इसका टेम्परेचर बढ़ता है, तो पार्टिकल्स इसके दूर दूर जाते हैं। तो हमेशा आपको पता है वर्षा होने के लिए विंड का ऊपर जाना जरूरी है, तभी तो नीचे लो प्रेशर क्रिएट होता है, ऊपर हाई प्रेशर क्रिएट होता है। तो ये विंड जब दूसरी साइड जाएगी तो वहां पर कोई रेनफॉल नहीं कर पाएगी। यही कारण है कि आप देखेंगे क्या कि ये यहां पर कोस्टल एरिया में तो बहुत ज्यादा वेजिटेशन आपको देखने को मिलता है, खूब वनस्पति देखने को मिलेगी। मगर जैसे ही सिएरा नवादा को आप क्रॉस करेंगे, देखो यहां पर रॉकी है, यहां पर क्या है, रॉकी माउंटेन्स, यहां पर है सिएरा नवादा, और बीच में है ग्रेट बेसिन डेजर्ट। ये क्यों बना होगा, बिकॉज यहां पर मरुस्थल क्यों बना, क्योंकि ये इस अब पहाड़ के दूसरी तरफ है तो वहां पर वर्षा हो नहीं पाई, तो पूरा इलाका कैसा है, मरुस्थल। इधर का इलाका कैसा है, यहां पर आपको वेजिटेशन, पर्वत मतलब पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे, तभी तो लोग वहां पर रह रहे हैं। बात समझ में आ रही है। तो वेस्टर्लीज से किस तरीके से वर्षा हो रही है आपको समझ में आ रहा है, और यहां पर डेजर्ट कैसे बन रहा है, ग्रेट बेसिन, ये भी समझ में आ रहा है। सिएरा नवादा के जस्ट इधर है ये, और रॉकी और सिएरा नवादा के बीच में है ग्रेट बेसिन डेजर्ट। अब सोचो, ये तो नॉर्मल टाइम है, ये तो नॉर्मल वर्ष भर ये पवनें बह रही हैं, मगर अभी के टाइम क्या है, हमारे यहां मॉनसून कब आता है, गर्मियों में, क्योंकि भारत के ऊपर लो प्रेशर क्रिएट होता है। भारत की पोजीशन अगर इससे कंपेयर करोगे तो आप देखोगे कि इसके नीचे ही कहीं पर निकल रहा होगा ये कर्क रेखा, और कर्क रेखा भारत को एकदम मिडिल में डिवाइड करती है, तो यहीं पर कहीं भारत भी ऐसे आ रहा होगा, राइट। और इस समय क्या चल रहा है, इस समय चल रहा है विंटर्स। विंटर्स में क्या होता है, सूर्य का दक्षिणायन हो गया है। सूर्य कहां पे जा चुका है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में। सूर्य कहां जा चुका है, मकर रेखा में। ऑस्ट्रेलिया में गर्मी पड़ रही है, हमारे यहां तो विंटर्स है। तो जब इस तरीके से सूर्य का उत्तरायण होता है तो आपको पता है कि जो हमारा ITCZ है वो भी मूव करता है, तो वो भी नीचे जा चुका है। तो ये सारी प्रेशर बेल्ट्स खिसकती हैं, तो जब सारी प्रेशर बेल्ट खिसकेंगी तो ये वाली बेल्ट भी नीचे खिसक के आएगी। भारत में कौन सा प्रेशर क्रिएट होगा, हाई प्रेशर। लो प्रेशर कहां क्रिएट हो रहा होगा, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। तो उस टाइम पर यूएसए में कौन सा प्रेशर क्रिएट हो रहा है, हाई प्रेशर। तो अभी हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा है यहां पर बना है पूरा पैसिफिक ओशियन। हमको एक ये भी चीज ज्योग्राफी में बताई गई थी कि जो जल होता है, जो वाटर होता है, वो देर से गर्म होते हैं, देर से ठंडे होते हैं। मगर जो स्थल मंडल होते हैं, जो लिथोस्फीयर होता है, जो चट्टानें होती हैं, वो जल्दी गर्म होती हैं, जल्दी ठंडी होती हैं। तो इसके कंपैरिजन में, अगर स्थल मंडल के कंपैरिजन में बात करेंगे तो वाटर का प्रेशर कैसा होगा। वाटर अभी गर्म है, अभी वो पूरी तरीके से ठंडा नहीं हुआ है, अभी वो धीरे धीरे ठंडा होगा, जबकि स्थल मंडल पूरी तरीके से ठंडा हो चुका है। तो स्थल मंडल के ऊपर बन रहा है हाई प्रेशर और वाटर के ऊपर बन रहा है लो प्रेशर। तो जब ऐसा हो रहा है तो पवनों की दिशा क्या होती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर के बीच। हमेशा पवनें, हमेशा विंड होती है, वो कहां से फ्लो करती हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक। इतनी चीज समझ में आ रही है। तो यहां पर आप देखोगे जो डेजर्ट बना। अब डेजर्ट के एरिया की खास बात यह भी होती है भाई कि जो हमारे रेगिस्तान होते हैं वो जल्दी गर्म होंगे, जल्दी ठंडे होंगे। तो यहां पर आप देखोगे जो ग्रेट बेसिन डेजर्ट है उसमें कौन सा प्रेशर बनेगा, हाई प्रेशर। जैसा कि अभी दिखाता हूं आपको,
पहले तो ग्रेट बेसिन डेजर्ट जो है उसकी एक बार लोकेशन देख लो। तो ग्रेट बेसिन डेजर्ट ये है, कैसे बना तुम्हें पता चला। अब ग्रेट बेसिन डेजर्ट में मैं तुमसे कह रहा हूं, ग्रेट बेसिन डेजर्ट में बना है हाई प्रेशर, और जबकि पैसिफिक ओशियन में है लो प्रेशर। क्योंकि अभी ये गर्म है, ये पूरी तरीके से ठंडा हो चुका है, तो हमेशा विंड की डायरेक्शन कैसे होगी, इस डायरेक्शन में होगी। यहां पर देखिए, ये ग्रेट बेसिन का एरिया है, तो यहां पर हाई प्रेशर है। ये आपका पैसिफिक ओशियन का एरिया है, तो ये लो प्रेशर। लो प्रेशर का मतलब इसका टेम्परेचर ज्यादा है, हाई प्रेशर का मतलब है कि इसका टेम्परेचर कम है, ये थोड़ा सा ठंडा हो चुका है। तो यहां से पवनें यहां पर चलेंगी। तो एक स्पेशल टाइप की, जब भी ऐसी सिचुएशन बनती है, स्थानीय पवनों की कंडीशन क्या होती है। अगर आप पश्चिम बंगाल के आसपास रहते हैं, असम के आसपास रहते हैं, तो आपको पता है काल बैसाखी क्या पूरे वर्ष चलती है, नॉर्वेस्टर क्या पूरे वर्ष चलती है। जो हम लोग लू की बात करते हैं नॉर्थ इंडिया में, वो क्या साल भर चलती है? नहीं, वो स्पेसिफिक टाइम में आती है, स्पेसिफिक एरिया में फ्लो होती है। वो ऐसा नहीं है कि पूरे टाइम रहती है और पूरे इंडिया में। लू क्या पूरे इंडिया में है? लू क्या आपको केरला में, कर्नाटका में देखने को मिलेगी? बिल्कुल भी नहीं। तो इसी तरीके से जो कॉफी शावर है, जो चेरी ब्लॉसम है, वो क्या आपको नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलेगा? मैंगो शावर बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेगा। चिनूक यूएसए में क्यों मिल रही है, इंडिया में क्यों नहीं मिल रही है? तो ये लोकल विंड्स हैं, ये पर्टिकुलर वर्ल्ड में उसी जगह पर मिलती हैं और पर्टिकुलर उसी टाइम पर मिलती हैं। तो जैसे ही यहां पर ऐसी सिचुएशन आती है कि ग्रेट बेसिन में, अब ग्रेट बेसिन के इधर देखोगे तो इधर कौन सा माउंटेन है? रॉकी। ग्रेट बेसिन के इधर देखेंगे तो इधर कौन सा माउंटेन है? सियरा नवादा। तो दो पर्वतों के बीच में इस तरीके का एरिया है। अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर ये हाई प्रेशर जो क्रिएट हुआ है और यहां पर जो लो प्रेशर क्रिएट हुआ है, तो हमेशा हाई प्रेशर ढूंढता है कहां पर है लो प्रेशर, कहां पर है लो प्रेशर। हाई प्रेशर का मतलब क्या हुआ? वहां पर बहुत सारी एयर है। अब वो हमेशा ढूंढेगा, एक जिसके पास बहुत सारे पैसे हैं वो ढूंढ रहा है, हम किसको पैसे दे दें? कौन है यहां पर गरीब? तो इस तरीके से वो ढूंढ रहा है कि कहां की तरफ जाना है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ये क्या होता है? एक स्लोप बनता है, तभी तो विंड फ्लो हो पाती है। अगर प्रेशर में डिफरेंस नहीं होगा तो विंड चलेगी? पूरी अर्थ पर अगर सेम प्रेशर कर दो, सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कर दो, तो विंड फ्लो ही नहीं हो पाएंगी। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ यह विंड चल रही है। अब ध्यान से सुनना, जब कोई विंड इस तरीके से, आप पहले ध्यान से देखना, जब कोई विंड यहां पर हाई प्रेशर हो गया और यहां पर आपको पता है लो प्रेशर दिखा रहा है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एक विंड चलती है, लोकल विंड होती है, और इसी विंड को हम लोग सेंटा एना विंड कहते हैं। अब ये विंड चल रही है, तो कैसे चल रही है? ध्यान से सुनो। यहां पर आपको एक चीज और दिखाता हूं जिससे आपको और कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। यहां पर आप देखोगे ना, तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि इस जगह पर ना दो प्लेटू पाए जाते हैं। पठार समझते हो आप? पठार। तो ये यहां पर आप देखोगे तो कोलंबिया पठार आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा सा आप इधर देखोगे तो आपको कोलोराडो का पठार देखने को मिलेगा। तो पठार का मतलब क्या होता है मेरे भाई? पठार का मतलब होता है थोड़ा सा जो मैदान होते हैं उनसे ऊपर का इलाका। अगर मैं इसको बना के भी दिखाऊं आपको तो ध्यान से सुनिएगा, एक एक चीज आपको बताऊंगा, कोई भी चीज रटनी नहीं पड़ेगी। तो अगर आप कह रहे हो ये मैदान है, यहां पर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, तो पठार अमूमन क्या होगा? इस तरीके से थोड़ा सा प्लेटू होगा। तो एक व्यक्ति यहां पे खड़ा हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि ये पठार है, ये प्लेटू है, और ये प्लेन मैदान है, प्लेन्स है। तो इनसे ऊंचाई पर रहते हैं, ये इनसे ऊंचाई पर रहते हैं। और जिस तरीके से आप देखोगे, लॉस एंजलिस की बात करेंगे तो ऊपर आप देखोगे तो कोलंबिया पठार देखने को मिलेगा, यहां पर आपको कोलोराडो पठार देखने को मिलेगा, बीच में आपको ग्रेट बेसिन का डेजर्ट देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा यहां पर ना इस एरिया में ना हल्की सी आपको समुद्र तल से ऊंचाई देखने को मिल रही है। मेरी बात को जरा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। तो जब समुद्र तल से ऊंचाई देखने को मिल रही है, तो आप ऐसे समझ लो कि ये आपका ग्रेट बेसिन का एरिया है, ठीक है। तो इस तरीके से जो यहां पर क्रिएट है हाई प्रेशर, और ये पैसिफिक ओशियन है जहां पर क्रिएट है लो प्रेशर। तो विंड ऐसे इस तरीके से यहां की तरफ फ्लो हो रही है। तो विंड क्या कर रही है? ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। विंड ऊपर से नीचे आएगी, फिर ऐसे जा रही है इस तरफ। इतनी बात समझ में आ रही है? अब जब विंड ऊपर से नीचे आती है, कोई भी विंड ऊपर से नीचे आती है, सिंपल सा लॉजिक है। अगर मैं आपसे कह रहा हूं पहाड़ पे चढ़ो तो टेम्परेचर क्या होता है? कम होता है। ये प्रॉपर्टी किसकी होती है? ये प्रॉपर्टी होती है ट्रोपोस्फेयर की। याद आया आपको? क्षोभ मंडल होता है, उसमें आप जितनी ऊंचाई पर जाएंगे तो टेम्परेचर डाउन होगा। तो ऐसे ही अगर विंड जो है वो ऊपर की तरफ जाती है तो इसका टेम्परेचर कम होता है।
अगर विंड नीचे की तरफ आएगी तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये विंड कैसी आ रही है, ये विंड जो आ रही है अब इसका टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये विंड अब क्या हो रही है, गर्म हो रही है। ये विंड हो रही है गर्म। गर्म विंड हो रही है तो इसमें क्या होंगे, पार्टिकल्स जो होंगे इसके दूर दूर होंगे। अब तुम गुजर रहे हो कहां से, तुम गुजर रहे हो डेजर्ट से। रेगिस्तान में मेरे भाई तुम्हें कौन सा पानी मिलेगा, कोई पानी नहीं मिलेगा। तो जब तुम्हारे पास कोई पानी नहीं है तो ये विंड कैसी हो जाएगी, शुष्क। ये विंड कैसी हो जाएगी, ड्राई, सूखी विंड है, गर्म विंड है। इमेजिन करो इन सब चीजों को जोड़ते चलो कि ग्रेट बेसिन डेजर्ट से, मरुस्थल से कोई विंड चली और वो नीचे की तरफ आ रही है तो थोड़ी सी गर्म हो रही है, और गर्म विंड है उसमें पार्टिकल्स फैल रहे हैं। पार्टिकल्स फैलना मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अब उसके पास वाटर वेपर रखने के लिए जगह बन रही है, मगर वाटर वेपर है ही नहीं। वाटर वेपर नहीं है तो अब वो विंड गर्म है, उसका टेम्परेचर हाई है। तो जब विंड गर्म है और वो ड्राई है, अब क्या हुआ, अब आएगी सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम। ये विंड यहां से चली, आगे देखना, ये विंड ऐसे ऐसे चल रही है, ठीक है। इसको ना अब एक बहुत पतली घाटी से होके गुजरना है। इसको अब एक बहुत पतली घाटी से होके गुजरना है। सेरा नवादा याद है ना, तो ऊपर यहां पर आप देखोगे तो कहीं थे रॉकी, ये ग्रेट बेसिन आया, और ग्रेट बेसिन आएगा तो यहां पर मिलेगा आपको सियरा नवादा पर्वत। तो इसमर जो घाटी है, जो वैली है, वो बहुत पतली है। कभी आपने घर पे आपने देखा होगा किसी वाटर टैप में, वाटर के नल में आपने कोई रबर लगाई होगी पानी से ऐसे धुलाई करने के लिए। तो जो रबर का एक माउथ होता है जहां से पानी निकल रहा है, आपने उसको अगर दबाया होगा तो पानी बहुत तेजी से प्रेशर मारता है और बहुत दूर तक जाता है। अगर मैं आपसे यह कह रहा हूं कि एक आप इस तरीके का पाइप ले लो, इससे पानी को निकालो, ठीक है, तो पानी निकलता हुआ दिख रहा है आपको। अगर मैं कह रहा हूं कि जो पाइप का माउथ है उसको इतना कर दो, तो पानी की स्पीड अब बढ़ जाएगी, क्योंकि पानी की क्वांटिटी बहुत है, अब वो बहुत फोर्स से निकलेगा, क्योंकि निकलने की जगह आपने छोटी कर दी है। तो जो ये वैली होती है, जब ये पवन वैली से निकलती है ना, तो वैली काफी ज्यादा संकीर्ण, बहुत पतली है, और पवन जब सिकुड़ के ऐसे निकल रही है, ऐसे सिकुड़ के कंप्रेस्ड होके निकल रही है, तो वो अपनी स्पीड बढ़ा लेती है। तो जब स्पीड बढ़ा लेती है तो यहां पर क्या होगा, पवन की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ेगी। और ये पवन है कैसी, गर्म। ये पवन है एकदम शुष्क, इसमें है ड्राइनेस। इतनी बात समझ में आ रही है सेंटा एना पवन के बारे में। अब देखना, तो पहली चीज आपको पता चली कि सेंटा एना पवन, सारी गलती इसकी नहीं है। ये कैसी पवन है, गर्म है, और प्लस ये कैसी है, ये शुष्क है, यानी कि ये ड्राई है, ठीक है। और ये जब निकली तो इसका टेम्परेचर बढ़ा, इसको कोई वाटर बॉडी मिली नहीं, रेगिस्तान में पानी कहां से मिलेगा, कोई वाटर वेपर इसके पास है नहीं, तो ये गर्म भी है, ड्राई भी है, इसके पास कुछ कोई वाटर वेपर नहीं है। और जब ये वैली से होके गुजर रही है तो इसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा है। तो अगर केवल ऐसे आप रटो कि भाई स्पीड ज्यादा है, गर्म है, ड्राई है, अब आपने कारण के साथ इसको पढ़ा है, आपको रटना नहीं है। तो इतनी बात समझ में आ रही है आपको। अब देखो क्या हुआ, दूसरी चीज यहां पर एक फैक्टर देखा गया है क्लाइमेट चेंज का। क्लाइमेट चेंज में क्या हुआ, वैसे यूएसए में जो दिसंबर का टेम्परेचर रहता है, अभी देखा जा रहा है कि दिसंबर का टेम्परेचर 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा हुआ है। यानी दिसंबर में जितनी ठंड पड़नी चाहिए उतनी ठंड यूएसए के अंदर नहीं पड़ी। तो जब दिसंबर में इतना टेम्परेचर ऑलरेडी बढ़ा हुआ है तो सोच के देखो, गर्मी वहां पर ऑलरेडी है। तो वहां पर क्या होता है कि जो ये पेड़ पौधे हैं, ठीक है ना, जो यहां की वहां के पादप हैं, जब इनको गर्मी में इनका भी वाष्पीकरण हो रहा है ना, तो जब इनका भी वाष्पीकरण हो रहा है, इनकी पत्तियों से ज्यादा टेम्परेचर होगा तो ज्यादा वाष्पीकरण पत्ते करेंगे। तो ये जो वेजिटेशन है ना, ये भी काफी ज्यादा ड्राई है, ये पत्ते भी काफी ज्यादा शुष्क हैं, ऊपर से गर्म हवा आ रही है। सोचो, इमेजिन करो, एक मूवी चल रही है कि यहां से ये सेंटा एना आ रही है, ये बहुत गर्म है, और यहां पर ये जो पेड़ लगे हुए हैं ये काफी ज्यादा ड्राई हो चुके हैं, क्योंकि जो दिसंबर में इनको ह्यूमिडिटी मिलनी चाहिए। दिसंबर में मेरे भाई सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर बताओ ये टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ज्यादा पानी निकल के जा चुका होगा, तो वहां पर ड्राइनेस बहुत ज्यादा होगी और ह्यूमिडिटी का लेवल कैसा हो जाएगा, बहुत कम। तो जब ऐसी कंडीशन और पीछे से और गर्म हवा आ रही है, तो अब यही गर्म हवा आके जब इनसे टकराती है, तो अब हवा आएगी, हवा इनसे टकरा रही है, तो एक पेड़ दूसरे पेड़ से कोलाइड कर रहा है, लड़ रहा है, ठीक है। एक पत्तियां आपस में फ्रिक्शन हो रहा है, पत्तियों में घर्षण हो रहा है। घर्षण होने से यहां पर क्या होगा, एक जगह पर फायर लगी, चलो मान लिया भाई, पत्तियों में घर्षण से, फ्रिक्शन से
पेड़ों ने आग पकड़ ली क्योंकि ह्यूमिडिटी एकदम लो हो चुकी है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। दिसंबर में इतना टेम्परेचर नहीं रहता है, इतना गर्म। ऊपर से गर्म हवा आई, वो भी सूखी हुई थी, वो भी ड्राई थी, उसने और कैटलिस्ट का काम कर दिया। तो गर्मी, ऊपर से टेम्परेचर ज्यादा हाई है, गर्म हवा ने इन दो पत्तों को हिलाया, पत्तों को आपस में रगड़ खिलाई, फ्रिक्शन से कहीं आग लगी होगी। ठीक बात है। अब चूंकि इस हवा की स्पीड इतनी ज्यादा है कि यह हवा बहुत ज्यादा क्वांटिटी में यहां से हाई प्रेशर से लो प्रेशर में आ रही है, और यह तब तक चलेगी जब तक पैसिफिक ओशियन ठंडा नहीं हो जाता। इमेजिन, ये भाई प्रेशर बराबर हो जाएंगे तो काहे की हवा, काहे की विंड फ्लो होगा? प्रेशर में डिफरेंस के कारण विंड फ्लो होती है। अगर एक थाली में आप पानी रख लीजिए और थाली को स्ट्रेट रखेंगे तो पानी चलेगा क्या? पानी उस थाली में रहेगा। और उसी प्लेट को हल्का सा झुका दीजिए इस तरफ या इस तरफ, तो दोनों में आप हाइट का डिफरेंस दे रहे हो, पानी चलने लगेगा। तो वैसे ही जब तक ग्रेट बेसिन का हाई प्रेशर और पैसिफिक ओशियन का लो प्रेशर, इसमें डिफरेंस है, तब तक यह विंड फ्लो होगी। तो प्रशांत महासागर को ठंडा होना पड़ेगा। अब ये विंड जब बहुत स्पीड से आ रही है तो यहां से आग फैली इस पेड़ में, यहां से आग फैली इस पेड़ में, आग फैली और आग फैलती चली जा रही, क्योंकि सारे पेड़ सूखे पड़े हुए हैं। इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है इतना बड़ा वाइल्ड फायर। तो अगर आप इसको मैप से देखो तो तब आप देख पाओगे कि जैसे यहां पर देखिए, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड चली, विंड नीचे की तरफ आ रही है, तो नीचे की तरफ आने पर इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। अब ये बहुत पतली रोड से निकल रही है, यहां पे निकलने की रोड बहुत पतली है, तो यहां पर क्या होगा, 40 से 60 मील पर आवर की स्पीड इसको मिलेगी। अब ये बहुत तेजी से आएगी। रेड कलर इसलिए दिखाया जा रहा है बिकॉज यहां पर ये पवन कैसी, इसका टेम्परेचर, इसकी विंड का टेम्परेचर बहुत हाई है, स्ट्रॉन्ग विंड्स होंगी। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर विंड का डायरेक्शन ऐसा क्यों है ये भी आपको पता चला। ये मैंने वो बताया कि विंड जिस साइड से चलेगी तो एक साइड तो आपको रेनफॉल मिलेगा जहां से ऊपर जा रही है, मगर जहां से नीचे आ रही है वहां पे विंड का टेम्परेचर बढ़ेगा। तो यहां पर विंड कैसी हो जाएगी, हॉट एंड ड्राई। तो जब भी विंड उतरेगी तो हॉट एंड ड्राई होगी। ठीक है, जैसे ये चीज देखो, तो ये इस तरीके से उतर रही है, तो उतरने पे इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, और जब बहुत पतली जगह से निकलेगी तो बहुत स्पीड से निकलेगी। और यहां पर सारे शहर हैं, यहां पर सारे पेड़ लगे हुए हैं, तो वो पेड़ वहां पर भी कैसी है, ह्यूमिडिटी की अगर बात करें, आर्द्रता की बात करें, तो वो बहुत कम हो चुकी है क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो चुका है। तो अभी यहां पर यह चीज समझ में आ रही है आपको। ठीक है, कितने तरीकों से इस डायग्राम को आप समझ सकते हो कि ये ऐसे ऊपर उतर रही है और फिर बहुत पतली जगह से इस तरीके से निकलने की कोशिश करेगी। ठीक है, ये इतनी चीज समझ में आई। अब देखो, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। एक तो बात आती है कि जो लॉस एंजलिस के पास देखोगे ना, तो एक स्पेशल टाइप के पेड़ पाए जाते हैं, एक स्पेशल टाइप का पूरा एक बायोम पाया जाता है हां, इसको देखो, पिक्चर को ध्यान से। उस बायोम का नाम है चैपरल बायोम। इसको लिखेंगे सभी लोग, प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं दूसरे पेन से लिख देता हूं। इसको आप बोलेंगे चैपरल बायोम। ये जो आप देख रहे हो ना, यहां पर पेड़ों की हाइट आपको बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिल रही है। आपको घास भूमियां, ग्रासलैंड टाइप के देखने को मिल रहे होंगे, झाड़ियां देखने को मिल रही होंगी, है ना। तो यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, श्रब्स, झाड़ियां, यहां पर ग्रासेस देखने को मिल रही हैं। तो इस तरीके का जो ये चैपरोल बायोम है ना, ये देखो ध्यान से, ये इतने पूरे एरिया में ऐसा फैला हुआ है, और उसमें आता है लॉस एंजलिस। ठीक है, यहां पर भी आपको थोड़ी बहुत मात्रा में यूएसए में देखने को मिलेगा चैपरल बायोम। मैं यहां फिर से लिख देता हूं, कॉपी में नोट करेंगे। तो इसमें क्या है, अब झाड़ियां सूखी हैं, सोचो घास सूखी है, तो झाड़ियों को कभी आपने देखा भी होगा कि कहीं पर आग तापनी होती है, इस तरीके से कोई काम करना होता है सर्दियों में, तो झाड़ियां, लोग सूखी झाड़ियां, सूखी टहनियां तोड़ लेते हैं, तो जल्दी से आग पकड़ती है। तो यह भी एक बहुत बड़ा रीजन हुआ कि जो आग फैली, उसमें फैलने का चैपरल बायोम में भी इसका भी एक कारण था। तो यहां पर अगर आपको दो कारण यहां पर समझ में आए, एक तो यहां पर समझ में आया क्या, सेंटा एना विंड्स, इन्होंने तो सारी आग भड़काई। दूसरा कारण यहां समझ में आया कि अनयूजुअल टेम्परेचर था, दिसंबर के टेम्परेचर में 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड की बढ़त ऑलरेडी थी। यहां पर आपको समझ में आया कि यहां की जो वेजिटेशन है, चैपरल बायोम, यहां पर झाड़ियां बहुत ज्यादा पाई जाती हैं, ग्रासलैंड बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। तो और ये कैसे हैं, ड्राई, सूखे हुए।
चौथा कारण, अब यहां पर आता है ह्यूमन फैक्टर, मानव जनित कारण। तो कई थ्योरीज ऐसी भी सामने आ रही हैं कि जानबूझकर इस आग को लगाया गया है। अब होता क्या है, कई बार हम लोग पिकनिक वगैरह मनाने जाते हैं तो टूरिस्ट प्लेस है, तो वहां पर जंगलों में इस तरीके से जब जंगल सूखे पड़े हैं, गर्मी भी है, वहां पर लोग आग जला के बॉनफायर इस तरीके से कर रहे हैं, आसपास जो भी गेम्स वगैरह वो खेल रहे हैं। अब जब वो गए, या फिर आग कहीं से भी उड़ती हुई चली गई, कहीं पे लग गई, या फिर जो धूम्रपान करते हैं वहां से भी आग लगने के चांसेस होते हैं। तो आदमी पिकनिक मना रहा है, वहां पर सिगरेट इत्यादि का सेवन कर रहा है, तो वो भी कहीं से आग लग सकती है। यहां पर ऐसी बात भी करी जा रही थी कि जो इलेक्ट्रिसिटी की लाइंस होती हैं उसमें अब हवा चली, बहुत तेज हवा आ रही है, तो कहीं पर होता है ना आंधी तूफान में कोई इलेक्ट्रिसिटी की लाइन अचानक से टूट गई होगी, तो वहां से स्पार्क हुआ। स्पार्क हुआ तो गर्मी ऑलरेडी वहां पे थी, हवा गर्म थी, पेड़ पौधों में नमी इतनी थी नहीं, तो वो जलना स्टार्ट हो गए। तो कई सारी ये थ्योरीज सामने आई हैं। कोई कह रहा है जानबूझ के आग लगाई गई, तो कहीं ना कहीं वनाग्नि में ह्यूमन फैक्टर भी इन्वॉल्व होता है, तो ये भी एक कारण है। तो चारों पॉइंट को आप नोट करेंगे तब जाके इस पूरे कॉन्सेप्ट को आप समझ पाएंगे। तो एक तो आप कह सकते हो कि जो लॉस एंजलिस है उसकी लोकेशन ऐसी है कि वो ग्रेट बेसिन डेजर्ट के इधर पड़ रहा है। तो यहां पर आप देखोगे ना, ऐसा बोला गया है कि आप देखो पिछले मान लो 10 वर्षों की अगर बात कर लें तो 20 बार ऐसे वाइल्ड फायर देखने को मिले इस पर्टिकुलर जगह पर। तो पहले भी जो साइंटिस्ट थे, जो जोग्राफर थे, उन्होंने ये वार्निंग दी थी कि ये ऐसी लोकेशन है जहां पर ना आग लगने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। फिर भी लोग यहां पर क्या कर रहे हैं, जो यहां पर घर वगैरह बनाते हैं उसमें बैम्बू वगैरह का इस्तेमाल बहुत करते हैं। जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी होते हैं उनके घरों में आप देखोगे जो वुड्स वगैरह, तो लकड़ियों का इस्तेमाल बहुत होता है। तो अगर घरों को बनाने में लकड़ियों का इस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है तो जरा सी भी आग लगेगी तो वो बहुत तेजी से फैलती है। तो एक यहां पर भी है, जो यहां पर हाउसिंग यानी कि जो यहां पर घर बनाए गए ना उसका मटेरियल, तो मैक्सिमम यूज किसका हुआ है, वुड्स का, बैम्बूस का, तो उन्होंने भी बहुत तेजी से आग पकड़ी है। तो वरना ऐसा इतना बुरा सीन देखने को नहीं मिलता कि पूरा पूरा जो एरिया है वो पूरा राख हो चुका है, उसमें आप पहचान नहीं पा रहे हो कहां पे घर की दीवार थी, कहां पर क्या था। समझ में आया? तो ये अभी तक के जो ज्ञात कारण हैं उसमें से मैंने तुम्हें एक समरी देने की कोशिश करी, थोड़ा सा लंबा चला गया बिकॉज तुम्हें चीजें समझ में आनी चाहिए। तो ये कुछ 5 कारण हैं जो अभी तक न्यूज में सामने आए हैं और अभी भी इस पे कोई कंट्रोल नहीं मिल रहा है। एक मैं प्रश्न यहां पे पूछूंगा, कल एक न्यूज बहुत ज्यादा चर्चा में थी, एक पिंक कलर का मटेरियल है, आप कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा। तो वो यूएसए ने अब वो छिड़कना स्टार्ट कर दिया, मेरे को उस मटेरियल का नाम कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तो ये टॉपिक मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। कमेंट करके बताना कि इस टॉपिक में कोई भी डाउट है तो वो कमेंट कर देना, और कैसा लगा ये टॉपिक। ठीक है, मैंने सारी चीजें मैप के हिसाब से, अपने हिसाब से आपको समझाने का प्रयास किया है, और चीजों को नोट कर जरूर कर लेना। चैपरल बायोम, इन सब पे क्वेश्चन आ सकता है। सेंटा एना विंड्स, टेम्परेचर, दिसंबर का जो टेम्परेचर है वो देखने को मिला है कि बहुत ज्यादा है। ठीक है, फिर यहां पर ह्यूमन फैक्टर्स भी है, हाउसिंग का मटेरियल भी है, ये सारी चीजें भी आप नोट करेंगे। राइट, तो ये सारा था मेरी तरफ से। तो बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा।